हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका अपना चैनल एडुप्ले विद ऋषि में स्वागत है। मैं ऋषि कुमार आप लोग का बीच एक बार फिर से उपस्थित हूँ। आज मैं आप लोग को एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित हूँ। जैसा कि मैं आप लोग को पिछले क्लास में जनरल इंजीनियरिंग से रिलेटेड जो भी आपका सिलेबस है कवर किया हूँ। जैसे थर्मोडायनेमिक्स हो गया, आपका पूरा पार्ट कवर हो गया है। रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग भी आपको मैं कवर कर लिया हूँ, 2 वीडियो है। आप लोग नहीं देखे होंगे तो प्लीज़ आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर आप वीडियो देख लीजिए। आपका कोई भी ऐसा एग्ज़ाम होगा जिसमें जनरल इंजीनियरिंग पेपर पूछता है, जैसे आपका हो गया जितना भी पीएसयू भी होता है, पीएसयू जो मैकेनिकल से रिलेटेड है, पीएसयू जो भी एग्ज़ाम लेता है उसका भी एग्ज़ाम में आप ये वीडियो देख के जाइएगा तो सारा क्वेश्चन बना के आइएगा दोस्तों। पीएसयू हो गया, आरआरबी जेई का एग्ज़ाम हो गया, एसएससी जेई हो गया। अब जैसे बीपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर का लेता है कि जनरल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट रखता है, उसमें भी ये आपका बहुत रामबाण साबित होगा दोस्तों। आप पूरा वीडियो देख लीजिए। आपको मैं थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा दिया हूँ, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग पढ़ा दिया हूँ। आज एक नए टॉपिक स्टार्ट करने वाला हूँ। आज जो है हमारा नया सब्जेक्ट है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, या इसको हम बोलते हैं मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड बोलते हैं, ठीक ना। मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड या मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल बोलते हैं, या स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, शॉर्टकट में इसको सॉम भी लिखते हैं, ठीक है, या मॉस भी बोलते हैं, MOS, मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड। चलिए दोस्तों, तो आज एक नए टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ। स्टार्ट करने से पहले आप लोग से रिक्वेस्ट होगा, प्लीज़ चैनल पर आप लोग नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए दोस्तों। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए दोस्तों, ताकि इस वीडियो का लाभ आपके दोस्तों को मिल सके। और आप लोग से एक और रिक्वेस्ट होगा कि प्लीज़ आप लोग टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइए। वहाँ पर भी सर्च करिएगा एडुप्ले विद ऋषि, तो वहाँ मिल जाएगा और आप उस ग्रुप में जुड़ जाइए, ताकि आपको जो भी अपडेट होगा टेलीग्राम के माध्यम से मिल जाएगा। और फेसबुक पेज पर भी आप लोग फॉलो कीजिए दोस्तों। चलिए, तो आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। हमारा क्या है आज का टॉपिक? स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। तो चलिए, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में पहले मैं आप लोग को बताऊंगा जो बेसिक टर्मोलॉजी यूज होता है पूरा स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में, शुरू से लेकर लास्ट तक जो भी टॉपिक होगा उसमें जो बेसिक टर्मोलॉजी होगा आपका एक लेक्चर या 1-2 लेक्चर में आपका पूरा केवल बेसिक टर्मोलॉजी बताएंगे, बेसिक कंसेप्ट बताएंगे। और ये बेसिक कंसेप्ट आपका दिमाग में समझ में आ जाएगा, समझिए पूरा स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल आपका ख़त्म हो गया। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में हम लोग पढ़ते हैं स्ट्रेस स्ट्रेन। आप लोग नाम सुने होंगे, स्ट्रेस स्ट्रेन। जनरली हम लोग जो पढ़ते हैं स्ट्रेस के बारे में, वो क्या होता है, उसको हम लोग स्ट्रेस जो बोलते हैं। आप 11-12 में भी पढ़े होंगे स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेन क्या होता है। तो ये जो हम लोग स्ट्रेस के बारे में पढ़ते हैं, ये होता है आपका इंजीनियरिंग स्ट्रेस, इसको बोलते हैं। अगर टेक्निकल टर्म में अगर हम समझेंगे तो क्या कहेंगे, ये जो है हमारा इंजीनियरिंग स्ट्रेस है। एक होता है ट्रू स्ट्रेस। ट्रू स्ट्रेस क्या होगा, ट्रू स्ट्रेन क्या होगा, इंजीनियरिंग स्ट्रेस क्या होगा, इंजीनियरिंग स्ट्रेन क्या होगा, ये सब बता रहा हूँ आप लोगों को। देखिए, तो ट्रू स्ट्रेस होता क्या है दोस्तों? देखिए, ट्रू स्ट्रेस, स्ट्रेस का मतलब ये होता है कि इंटरनल रेसिस्टेंस फोर्स ऑफर्ड बाय दैन ऑब्जेक्ट व्हेन लोड एक्टिंग ऑन दैट मेंबर। यानी स्ट्रेस जनरली हम डिफाइन करते हैं कि इंटरनल रेसिस्टेंस फोर्स होता है, ठीक ना, जो मेंबर द्वारा लगाया जाता है। कब? जब उस पर कोई हम एक्सटर्नल लोड अप्लाई करते हैं। तो स्ट्रेस भी वही होता है, ट्रू स्ट्रेस भी उसी तरह डिफाइन करेंगे। लेकिन अंतर कहाँ है? तो ट्रू स्ट्रेस जो होता है आपका कि लोड पर यूनिट एरिया एट दैट टाइम, जिस टाइम पर हमको स्ट्रेस निकालना है, उस टाइम का हमको क्या लेना है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन लेना है। बस यही डिफरेंस है। और इंजीनियरिंग स्ट्रेस क्या होता है? तो लोड पर यूनिट एरिया, यानी कहें मतलब कि लोड जो होगा और फाइनल जो एरिया आपको मिलेगा वही हो जाएगा आपका क्या चीज, इंजीनियरिंग स्ट्रेस। क्लियर है? इंजीनियरिंग स्ट्रेस क्या हो गया कि लोड पर यूनिट एरिया, यानी लोड अपॉन फाइनल एरिया, लोड लगाने के बाद जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन फाइनल होगा वो होगा, उसको हम बोलेंगे। जब फाइनल एरिया लेंगे तो उसको बोलते हैं इंजीनियरिंग स्ट्रेस। लेकिन किसी इंस्टेंट का हम जब एरिया लेंगे तो उसको हम बोलेंगे ट्रू स्ट्रेस। तो ट्रू स्ट्रेस क्या होता है? तो लोड बटा में एरिया क्या हो जाएगा, लोड अपॉन एरिया। एरिया क्या? एट दैट टाइम, जिस टाइम पर हमको एरिया लेना है
उसको हम बोलेंगे ट्रू स्ट्रेस। क्लियर। अब देखिए तो ट्रू स्ट्रेस क्या हो गया, तो लोड पर यूनिट एरिया एट दैट टाइम, जिस टाइम पर हमको स्ट्रेस निकालना है उस टाइम का हम एरिया क्रॉस सेक्शन से डिवाइड कर देंगे लोड में, तो हमारा क्या मिल जाएगा, ट्रू स्ट्रेस मिल जाएगा। उसी तरह ट्रू स्ट्रेन क्या हो जाएगा, तो अब देखिए तो ट्रू स्ट्रेन भी क्या होता है, स्ट्रेन होता क्या है, चेंज इन लेंथ बटा ओरिजिनल लेंथ। तो एट दैट इंस्टेंट जो लेंथ में चेंजिंग होगा कंपेयर टू ओरिजिनल लेंथ के, उसी को हम बोलेंगे ट्रू स्ट्रेस। तो कैसे निकालेंगे, तो उसका एक एलिमेंट्री लेंथ लेंगे। हमको तो नहीं ना पता है जी कि उस इंस्टेंट पर कैसा लेंथ चेंज हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, तो मान लीजिए कोई लेंथ है, इसमें चेंजिंग जो हो रहा है एक एलिमेंट्री लेंथ ले रहे हैं डी एल, तो क्या हो जाएगा हमारा ट्रू स्ट्रेस क्या हो जाएगा, डी एप्सिलॉन टी क्या हो जाएगा, डी एल अपॉन एल, चेंज इन लेंथ बटा ओरिजिनल लेंथ। तो पूरा इंटीग्रेशन करेंगे हमारा ट्रू स्ट्रेन निकल जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ट्रू स्ट्रेन जो निकालेंगे डी एप्सिलॉन टी का इंटीग्रेशन कर देंगे, डी एप्सिलॉन टी का इंटीग्रेशन जो करेंगे दोस्तों, तो हमारा क्या मिल जाएगा, ट्रू स्ट्रेस मिलेगा ना, ट्रू स्ट्रेन। तो क्या हो जाएगा, देखिए इंटीग्रेशन ऑफ डी एल अपॉन एल, तो जब इसको इंटीग्रेट करेंगे इंटीग्रेशन ऑफ डी एल अपॉन एल, तो लेंथ कहाँ से कहाँ लेंगे, जीरो से लेके एल, क्या इनिशियल लेंथ से लेके कहाँ तक, फाइनल लेंथ तक, इनिशियल से फाइनल। इसका क्या हो जाएगा, एल बाई एल का लेंथ क्या हो जाएगा, 1/l का इंटीग्रेशन होता है एल एन, 1/x का इंटीग्रेशन एल एन एक्स होता है ना जी, तो ये क्या हो जाएगा लॉग एल हो जाएगा, और इसका लिमिट रख देंगे इनिशियल से फाइनल, तो क्या हो जाएगा एल एफ लॉग एल एफ अपॉन एल आई, इनिशियल लेंथ अपॉन फाइनल लेंथ। तो ट्रू स्ट्रेन का हमारा वैल्यू क्या आ जाएगा, तो लॉग एंड एल एन एल एफ अपॉन एल आई, एल एफ क्या हो गया फाइनल लेंथ, एल आई हो गया इनिशियल लेंथ। क्लियर है, ये होता है हमारा ट्रू स्ट्रेन। अब देखो दोस्तों इंजीनियरिंग स्ट्रेन निकालेंगे, इंजीनियरिंग स्ट्रेन क्या हो जाएगा, इंजीनियरिंग स्ट्रेस भी आपको बता दिए कि इंजीनियरिंग स्ट्रेस क्या होता है कि लोड पर यूनिट एरिया, एरिया मतलब क्या फाइनल एरिया जो होता है उसको लेते हैं। इंजीनियरिंग स्ट्रेस क्या स्ट्रेन क्या होगा, तो चेंज इन लेंथ यानी डेल्टा एल अपॉन एल होता है, तो चेंज इन लेंथ क्या हो जाएगा, फाइनल लेंथ माइनस इनिशियल लेंथ अपॉन इनिशियल लेंथ, सॉरी फाइनल लेंथ अपॉन इनिशियल लेंथ अपॉन फाइनल लेंथ लेते हैं, चेंज इन लेंथ बटा ओरिजिनल लेंथ, क्या हो जाएगा 1 माइनस एल आई अपॉन एल एफ हो जाएगा। क्लियर। तो इंजीनियरिंग स्ट्रेन जो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, एल एफ माइनस एल आई अपॉन एल एफ, ठीक ना। अब जब यहाँ से हम एक्सपेंड करेंगे इसमें वैल्यू रखेंगे, तो हमारा इंजीनियर ट्रू स्ट्रेन क्या आ जाएगा, एल एन 1 प्लस इंजीनियरिंग स्ट्रेन। देखो यहाँ से हो जाएगा ना, इसको जब एल एफ करेंगे तो 1 माइनस एल आई अपॉन एल एफ हो जाएगा, एल आई अपॉन एल एफ को इधर भेजेंगे तो 1 प्लस क्या हो जाएगा इंजीनियरिंग स्ट्रेन। तो यहाँ से हम क्या रखेंगे, इसके वैल्यू यहाँ रख देंगे। क्लियर। तो इंजीनियरिंग स्ट्रेन हमारा क्या हो जाएगा, एल एफ माइनस एल आई, इंजीनियरिंग ट्रू स्ट्रेन क्या हो जाएगा, एल एन 1 प्लस इंजीनियरिंग स्ट्रेन। क्लियर, इसको याद रखिएगा। ट्रू स्ट्रेन क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ 1 प्लस इंजीनियरिंग स्ट्रेन। क्लियर। और इसको हम एक्सपेंड करेंगे तो इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ट्रू स्ट्रेन क्या हो जाएगा, एल एन एल एफ अपॉन एल आई या एल एन ए आई अपॉन ए एफ। क्लियर। इंजीनियरिंग स्ट्रेस क्या होता है बताए थे ना कि लोड पर यूनिट एरिया, उसमें क्या होता है इनिशियल जो एरिया होता है वो लेते हैं। क्लियर। और ट्रू स्ट्रेस क्या हो गया, फाइनल एरिया लेते हैं, जिस टाइम पर हमको स्ट्रेस निकालना है उस टाइम का एरिया लेते हैं, यानी लोड बट्टा फाइनल एरिया। और जब इंजीनियरिंग स्ट्रेस या सिंपली स्ट्रेस कहेगा निकालने के लिए तो हम क्या लेते हैं, लोड पर का इनिशियल एरिया। अब ट्रू स्ट्रेस और इंजीनियरिंग स्ट्रेस में रिलेशन पूछता है, तो ट्रू स्ट्रेस और इंजीनियरिंग स्ट्रेस में रिलेशन मेरा क्या हो जाएगा, ये रिलेशन होता है, याद रखिएगा, निकाल सकते हो आप लोग यहाँ से। ठीक है। तो ट्रू स्ट्रेस क्या होता है, इंजीनियरिंग स्ट्रेस इंटू एल एफ अपॉन एल आई, यानी फाइनल लेंथ अपॉन इनिशियल लेंथ। क्लियर। या इसी को जब एक्सपेंड करेंगे यहाँ से, देखो यहाँ से एक्सपेंड करेंगे क्या जाएगा, इंजीनियरिंग स्ट्रेस इंटू 1 प्लस इंजीनियरिंग स्ट्रेन। क्लियर। याद रखिएगा दोस्तों, ट्रू स्ट्रेस और इंजीनियरिंग स्ट्रेस में रिलेशन क्या आ जाएगा हमारा
कि ट्रू स्ट्रेस जो होता है इंजीनियरिंग स्ट्रेस प्लस इंटू LF/LI या इंजीनियरिंग स्ट्रेस इंटू 1 प्लस इंजीनियरिंग स्ट्रेन हो जाएगा। क्लियर। चलिए अब देखिए स्ट्रेस अगर यूनिट हम निकालते हैं तो क्या होता है, लोड बटा एरिया। लोड का यूनिट क्या है, फोर्स हो गया एक तरफ से, तो फोर्स क्या हो गया, न्यूटन। एरिया मीटर स्क्वायर, तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं। देखिए ये प्रेशर भी आप लोग पढ़े होंगे, प्रेशर भी क्या होता है, लोड पर यूनिट एरिया, उसका भी यूनिट होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, उसका भी, उसको हम बोलते हैं पास्कल, इसको भी हम पास्कल बोलेंगे। लेकिन स्ट्रेस का हम लोग यूनिट, इसको पूरा डिटेल्स आगे हम बताएंगे कि स्ट्रेस और प्रेशर में डिफरेंस क्या होता है। क्लियर। अभी हम बेसिक चीज़ बता रहे हैं आप लोग को जो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में यूज करते हैं। चलिए अगला हम लोग देखते हैं आगे। अब देखिए दोस्तों, ये आप याद रखिएगा, ट्रू स्ट्रेस और इंजीनियरिंग स्ट्रेस में रिलेशन हमारा ये हो गया। चलिए अब पढ़ते हैं रिलेशनशिप बिटवीन क्या, ट्रू स्ट्रेस और ट्रू स्ट्रेन में। देखिए ट्रू स्ट्रेस और इंजीनियरिंग स्ट्रेस में रिलेशन देख लिए, ट्रू स्ट्रेन और इंजीनियरिंग स्ट्रेन में रिलेशन देख लिए। अब देखते हैं ट्रू स्ट्रेस और ट्रू स्ट्रेन में। क्लियर। तो रिलेशनशिप क्या होता है, तो ये होता है ट्रू स्ट्रेस जो होता है K टाइम्स इंटू इंजीनियरिंग स्ट्रेन के पावर में N। क्लियर है, ये रिलेशन याद रखिएगा दोस्तों। क्या होता है, ट्रू स्ट्रेस बराबर K टाइम्स इंटू इंजीनियरिंग ट्रू स्ट्रेन के पावर में N। ये क्या चीज़ रिप्रेजेंट करता है, ये कर्व बताता है। कैसा कर्व, मटेरियल फ्लो कर्व है। ठीक है, ये जो रिलेशन हमारा बता रहा है ये कर्व रिप्रेजेंट कर रहा है। कैसा कर्व, मटेरियल फ्लो कर्व। क्लियर। के क्या है, के जो है स्ट्रेंथ कांस्टेंट है, यह क्या इस पर डिपेंड करता है, मटेरियल पर डिपेंड करता है। एन क्या है, मटेरियल हार्डनिंग एक्सपोनेंट है। ठीक है, तो ये किस चीज़ पर डिपेंड करता है, यह डिपेंड करता है डिफरेंट थ्योरीज एंड लॉ पर। अलग अलग थ्योरी एंड अलग अलग लॉ जो होता है, लॉ जो होता है उस पर ये एन का वैल्यू डिपेंड करता है। एन क्या है, मटेरियल हार्डनिंग एक्सपोनेंट है। के क्या है, स्ट्रेंथ कांस्टेंट है। ठीक है, तो अब देखिए जैसे एक कहता है मैक्सिमम पावर लॉ। मैक्सिमम पावर लॉ में क्या होता है, जो एन का वैल्यू जो होता है ट्रू स्ट्रेन के बराबर होता है। क्लियर। मैक्सिमम पावर लॉ में बताए ना, एन क्या है, डिपेंड करता है अलग अलग थ्योरीज पर एंड अलग अलग लॉ पर डिपेंड करता है। क्लियर। क्या डिपेंड करता है, अलग अलग थ्योरी एंड अलग अलग लॉ पर डिपेंड करता है। तो एक आता है आपका मैक्सिमम पावर लॉ, पूछता है मैक्सिमम पावर लॉ में क्या होता है, जो एन का वैल्यू होता है ट्रू स्ट्रेन के बराबर। तो रिलेशन क्या हो जाएगा, ट्रू स्ट्रेस जो हो गया के टाइम्स ट्रू स्ट्रेन के पावर ट्रू स्ट्रेन। क्लियर। ये भी याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछ चुका है। मैक्सिमम पावर लॉ में ट्रू स्ट्रेस क्या होता है, तो ट्रू स्ट्रेस जो होता है के टाइम्स होता है ट्रू स्ट्रेन के पावर में ट्रू स्ट्रेन। क्लियर। अब चलिए अगला देखते, आगे देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट कर्व है दोस्तों, ये डायग्राम यहाँ से क्वेश्चन पूछना ही पूछना तय है। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में जनरल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट से किसी भी PSU में एक क्वेश्चन देगा ही देगा। PSU का हो, चाहे रेलवे JEE का हो, या आपका जनरल इंजीनियरिंग पेपर हो, किसी भी सब्जेक्ट का। तो देखिए दोस्तों, क्या है, इसको हम बोलते हैं टेंसाइल टेस्ट या लोड बेसिस डिफॉर्मेशन डायग्राम या स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन डायग्राम फॉर डक्टाइल मटेरियल। ये जो हमारा डायग्राम जो है क्या है, लोड वर्सेस डिफॉर्मेशन डायग्राम या स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन डायग्राम। ठीक है, किसके लिए, डक्टाइल मटेरियल के लिए है। क्लियर। किसके लिए है, डक्टाइल मटेरियल के लिए दोस्तों है। तो देखिए डक्टाइल मटेरियल जो है हुक्स लॉ पढ़े होंगे। हुक्स लॉ क्या होता है, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। क्लियर। यानी सिग्मा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एप्सिलॉन। सिग्मा जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कांस्टेंट हटेगा तो क्या आएगा, E इंटू एप्सिलॉन आएगा। क्लियर। तो जो है हुक्स लॉ होता है स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। तो देखिए, तो ये जो कर्व हम ड्रॉ करते हैं, ए ओ पॉइंट हो गया। ठीक है, ओ से ए जो है आपका क्या है, लीनियर कर्व, लीनियर है। ठीक है, लीनियर ग्राफ है, कुछ स्लोप होगा। ठीक ना, तो जो स्लोप होता है, तो देखिए तो ये जो है ओ से ए जो पॉइंट हो गया, लाइन जो हो गया वो स्ट्रेट लाइन है। क्लियर। और ये जो होता है ओ से ए हो गया स्ट्रेट लाइन। ठीक, ओ से बी जो हो गया ये हो गया आपका क्या, इलास्टिक लिमिट। बी जो पॉइंट है हमारा
इलास्टिक लिमिट बोलते हैं, ठीक ना। सब बताऊंगे आगे कि इलास्टिक लिमिट क्या होता है। इलास्टिक लिमिट होता क्या है दोस्तों, वैसा मैक्सिमम वैसा लिमिट जिस पर लोड लगाने के बाद अगर थोड़ा सा भी लोड अगर बढ़ाते हैं तो बॉडी क्या करे, डिफॉर्म कर जाए। यानी अगर लोड को छोड़ते हैं तो अपना इनिशियल पॉइंट गेन कर जाए तो उस पॉइंट लिमिट को हम बोलते हैं इलास्टिक लिमिट, ठीक ना। तो आप लोग पेशेंस रखिए, सब चीज़ मैं बताऊंगा। तो देखिए ओ से ए जो है स्ट्रेट लाइन हो गया, ठीक। ए से बी क्या है, वो भी एक तरह स्ट्रेट लाइन ही होगा। तो बी पॉइंट जो हो गया आपका इलास्टिक लिमिट पॉइंट है। बी क्या है, इलास्टिक लिमिट पॉइंट है, क्लियर। और सी डैश, देखिए अब यहाँ से क्या है, सी डैश है, इसको बोलते हैं अपर इल्ड पॉइंट। और सी क्या है, इल्ड पॉइंट। तो अपर इल्ड पॉइंट जो है आपका जनरल यूज नहीं होता है, ठीक ना। तो मेन होता है सी पॉइंट। सी पॉइंट क्या है, इल्ड पॉइंट इसको बोलते हैं। इल्ड पॉइंट कि उस इल्ड पॉइंट उस पॉइंट को बोलते हैं कि थोड़ा सा अगर लोड नहीं लगाएं तो मटेरियल का ऑटोमेटिक डिफॉर्म कर जाए, उस पॉइंट को हम बोलते हैं इल्ड पॉइंट, ठीक है। और डी क्या हो गया हमारा, डी बोल के स्ट्रेन हार्डनिंग पॉइंट बोलता है, ठीक है, स्ट्रेन हार्डनिंग पॉइंट। फिर ई हो गया आपका अल्टीमेट पॉइंट और एफ हो गया फ्रैक्चर पॉइंट। यानी एफ जो हो गया फ्रैक्चर, और उससे थोड़ा सा भी लोड बढ़ाएंगे तब मटेरियल क्या करेगा, हमारा फ्रैक्चर हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। तो ये जो आपका लोड वर्सेस डिफॉर्मेशन डायग्राम है या स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन डायग्राम है या टेंसाइल टेस्ट डायग्राम किसके लिए, डक्टाइल मटेरियल के लिए, क्लियर है। तो ये जो है आपका ओ से ये जो है, देखिए ओ से ए का जो रीजन होता है, जो एरिया होगा ओ से ए का एरिया जो होगा, ये एरिया, ये जो होता है हुक्स लॉ जो होता है यहाँ तक फॉलो करता है, ठीक है। हुक्स लॉ पूछेगा कहाँ तक होता है, अंडर इलास्टिक लिमिट, इलास्टिक बियॉन्ड इलास्टिक लिमिट हुक्स लॉ नॉट वैलिड, ठीक है। हुक्स लॉ वैलिड अंडर इलास्टिक लिमिट, क्लियर। बियॉन्ड इलास्टिक लिमिट हुक्स लॉ नॉट वैलिड। अब देखो ओ से बी, ये पूरा जो रीजन हो गया, बी से इधर का रीजन ये होता है इलास्टिक रीजन बोलते हैं। और बी से सी का जो रीजन है, ये मेरा जो रीजन है, इसको हम बोलते हैं क्या, इलास्टोप्लास्टिक रीजन। ये जो रीजन हो गया हमारा क्या हो गया, इलास्टोप्लास्टिक रीजन, यानी इलास्टिक और प्लास्टिक दोनों होता है, ठीक है। सी से डी क्या है, परफेक्टली प्लास्टिक रीजन है दोस्तों। यानी यहाँ पर बिना लोड लगाए ही मटेरियल क्या करेगा, डिफॉर्म कर जाएगा। उस रीजन को हम बोलते हैं परफेक्टली प्लास्टिक रीजन, क्लियर। और डी से ई जो रीजन है, इसको बोलते हैं स्ट्रेन हार्डनिंग रीजन। ये रीजन हमारा क्या हो गया, स्ट्रेन हार्डनिंग रीजन। और ई से एफ क्या हो गया, नेकिंग रीजन बोलते हैं, ठीक है। नेकिंग रीजन मतलब क्या, क्रॉस सेक्शनल एरिया एकदम छोटा हो जाएगा, उसको नेकिंग पॉइंट बोलते हैं, ठीक है। और इस रीजन को क्या बोलेंगे, नेकिंग रीजन, क्लियर। अब देखिए दोस्तों, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो इल्ड पॉइंट का स्ट्रेन जो है, प्लास्टिक स्ट्रेन जो है, जिसको हम इल्ड पॉइंट का जो स्ट्रेन को हम बोलते हैं प्लास्टिक स्ट्रेन बोलते हैं, ठीक ना। तो प्लास्टिक स्ट्रेन जो होता है 10 टाइम्स होता है किसका, इलास्टिक स्ट्रेन का। प्लास्टिक स्ट्रेन जो है 10 टाइम्स होता है इलास्टिक स्ट्रेन का। देखिए प्लास्टिक स्ट्रेन का 0.12%, ये है 1.4%, ये 20%, ये 25%। तो ये जो हमारा इलास्टिक स्ट्रेन जो है यहाँ इस पॉइंट का, इससे जो है इस पॉइंट का जो इलास्टिक प्लास्टिक स्ट्रेन जो है क्या है, 10 टाइम्स होता है, याद रखिएगा। तो ये किसका हमारा डायग्राम है, लोड वर्सेस डिफॉर्मेशन फॉर डक्टाइल मटेरियल। अगर यही मटेरियल हमारा क्या रहता है, अगर यही मटेरियल हमारा डक्टाइल न रह के किसका, हाँ तो अब देखिए देखो, ये जो है आपका डक्टाइल मटेरियल का स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन डायग्राम था। यही अगर ट्रू स्ट्रेस वर्सेस ट्रू स्ट्रेन डायग्राम कहता तो हम क्या पढ़े थे कि जो ट्रू स्ट्रेस क्या होता है, लोड बटा एरिया, यानी फाइनल एरिया। फाइनल एरिया क्या होता है, अल्टीमेट पॉइंट के बाद जो नेकिंग फॉर्मेशन होता है, तो वहाँ एरिया क्या होता है, घटता है। तो स्ट्रेस क्या होता है, पी बटा एरिया। एरिया घटेगा तो पूरा वैल्यू क्या होगा, बढ़ेगा, यानी स्ट्रेस क्या हो जाएगा, बढ़ता है दोस्तों। तो जब ट्रू स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन डायग्राम अगर ड्रॉ करेंगे तो यहाँ से डायग्राम क्या हो जाएगा, ऊपर जाएगा। क्यों, क्योंकि स्ट्रेस बढ़ रहा है, इसलिए ये क्या होता है, ई पॉइंट के बाद ऐसे ग्राफ आता है, ठीक है। ये ट्रू स्ट्रेस वर्सेस ट्रू स्ट्रेन का डायग्राम है, क्लियर, याद रखिएगा। चलिए अब देखते हैं
हाँ तो चलिए अब है हमारा अगला, आगे बताते हैं स्ट्रेस। स्ट्रेस होता क्या है, स्ट्रेस बता दिए क्या होता है। स्ट्रेस इज डिफाइंड एज इंटरनल रेसिस्टेंस फोर्स ऑफर्ड बाय ए बॉडी और मेंबर ड्यू टू लोड एक्टिंग ऑन द मेंबर। जब किसी मेंबर पर कोई लोड एक्टिंग हो रहा है, लग रहा है, तो उसके अंदर में जो इंटरनल रेसिस्टेंस फोर्स जनरेट होता है, जो फोर्स लगता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रेस बोलते हैं। मान लीजिए रबड़ आप खींच रहे हैं, तो रबड़ खींच रहे हैं तो लोड लगा रहे हैं, तो लोड लगा रहे हैं तो उसके अंदर जो है एक दूसरे को अपने तरफ खींचेगा। क्यों? क्योंकि रबड़ जब छोड़ेंगे तो अपना क्या करता है, वास्तविक शेप गेन करता है। तो वो क्या होता है, उसके अंदर में इंटरनल रेसिस्टेंस फोर्स लग रहा है, तो अपना ओरिजिनल शेप गेन करना चाहेगा, तो उसी को हम बोलते हैं स्ट्रेस बोलते हैं। क्या होता है स्ट्रेस? कि इंटरनल रेसिस्टेंस फोर्स ऑफर्ड बाय ए बॉडी और मेंबर ड्यू टू लोड एक्टिंग ऑन द मेंबर। ठीक है। अब लोड क्या होता है दोस्तों, देखिए लोड का डिफिनीशन याद रखिएगा। लोड मतलब एक तरफ से क्या होता है, फोर्स होता है या कपल होता है। ठीक है। लोड एक तरफ से क्या है, फोर्स ही है या कपल है। तो लोड इज डिफाइंड एज ए फोर्स और कपल। क्या है, लोड जो है डिफाइन करते हैं क्या, एज ए फोर्स या कपल विच एक्ट ऑन द मेंबर ड्यूरिंग इट्स फंक्शनलिटी। जब कोई मेंबर पर कार्य होता है तो उसी को हम लोग बोलते हैं लोड। ठीक है। उस पर जब फोर्स या कपल जब लगेगा तो उस कार्य करना शुरू कर दे तो हम बोलते हैं उसको लोड बोलते हैं। ठीक है। अब देखिए लोड कई तरह का होता है, इम्पैक्ट लोड होता है, कंसेंट्रिक लोड होता है और यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन लोड होता है। ये सब अलग अलग लोड है। ठीक है। इम्पैक्ट लोड हो गया मतलब का एकाएक लोड जाके स्ट्राइक कर गया, उसको इम्पैक्ट लोड कहते हैं। जैसे मान लीजिए हथौड़ा से किसी मेंबर पर मारे एकाएक, तो वो क्या हो गया, इम्पैक्ट लोड हो गया। यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड हो गया, क्या चीज़, मान लीजिए ये है आपका मेंबर, इस पर क्या है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है, ऐसे रिप्रेजेंट किया है तो समझिए वो क्या है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है। यूनिफॉर्म वायरिंग लोड कहेगा, बहुत तरह का लोड होता है। मान लीजिए ये हो गया यूनिफॉर्म वायरिंग लोड, यहाँ पर ऐसे दिखाएगा, यहाँ पर ऐसे दिखाएगा। ठीक, देखिए यहाँ का लेंथ इतना है, ये क्या है, यूनिफॉर्म वायरिंग लोड है। तो अब देखिए तो इम्पैक्ट स्ट्रेस क्या होगा, इम्पैक्ट लोड के कारण जो इम्पैक्ट स्ट्रेस लगता है उसको इम्पैक्ट स्ट्रेस बोलते हैं। ठीक है। तो इम्पैक्ट स्ट्रेस का फार्मूला जो होता है आप याद रखिएगा, क्या होता है, इम्पैक्ट स्ट्रेस जो होता है सिग्मा स्टैटिक यानी स्टैटिक स्ट्रेस इंटू 1 प्लस √1 प्लस 2AE अपॉन WL। क्लियर है। क्या होता है, सिग्मा स्टैटिक इंटू 1 प्लस √1 प्लस 2AE अपॉन WL। यहाँ पर सिग्मा स्टैटिक क्या हो गया, स्टैटिक स्ट्रेस हो गया, सिंपली स्ट्रेस हो गया। ए हो गया एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ई हो गया इलास्टिक लिमिट। ठीक है। मॉडल ऑफ इलास्टिक जिसको हम बोलते हैं, सब आगे बताऊंगा इसका डिफिनीशन क्या होता है नहीं होता है। W लोड हो गया, लेंथ L क्या हो गया, लेंथ हो गया। तो इम्पैक्ट स्ट्रेस क्या होता है, सिग्मा स्टैटिक इंटू 1 प्लस √1 प्लस 2AE अपॉन WL। अब देखिए इम्पैक्ट लोड आ गया तो एक इम्पैक्ट फैक्टर होता है। ठीक है। इम्पैक्ट फैक्टर जो हो गया क्या होता है, 1 प्लस √1 प्लस 2AE अपॉन WL। इम्पैक्ट फैक्टर क्या होता है, 1 प्लस, फार्मूला याद रखिएगा दोस्तों, डायरेक्ट फार्मूला पूछेगा आपको, इम्पैक्ट फैक्टर का फार्मूला है। तो इम्पैक्ट फैक्टर क्या होता है, 1 प्लस √1 प्लस 2AE अपॉन WL। यानी कहने का मतलब इम्पैक्ट स्ट्रेस क्या हो जाएगा, देखिए इतना को हम बोलते हैं इम्पैक्ट फैक्टर। तो सिग्मा इम्पैक्ट क्या हो जाएगा, स्ट्रेस को सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं, तो सिग्मा इम्पैक्ट क्या हो जाएगा, सिग्मा स्टैटिक इंटू इम्पैक्ट फैक्टर। यानी इम्पैक्ट जो स्टैटिक स्ट्रेस है उसमें इम्पैक्ट फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, इम्पैक्ट स्ट्रेस निकलेगा। क्लियर। अब एक पूछता है फॉर सडन लोड के लिए दोस्तों, देखिए सडन लोड अगर लगाएंगे तो सडन लोड मतलब का एट ए टाइम एकाएक लोड लग गया। ठीक, तो रिएक्शन टाइम 0। तो सडन लोड का इम्पैक्ट फैक्टर 2 होता है, याद रखिएगा, पूछा हुआ है क्वेश्चन। फॉर सडन लोड स्ट्रेस इंड्यूस्ड इन द मेंबर इज क्या हो जाए, 2 टाइम्स ऑफ स्टैटिक स्ट्रेस होता है। ठीक है। कैसे, देखिए तो फॉर सडन लोड के लिए इम्पैक्ट फैक्टर क्या होता है, 2 होता है, याद रखिएगा। सडन लोड के लिए इम्पैक्ट फैक्टर क्या होता है,
2 होता है। क्लियर। तो सडन लोड के वजह से जो स्ट्रेस डेवलप होगा, तो यहाँ पर देखिए सडन लोड की वजह से जो स्ट्रेस डेवलप होगा क्या हो जाएगा, तो चूंकि स्ट्रेस इम्पैक्ट स्ट्रेस क्या होता है, टू स्टैटिक स्ट्रेस इनटू इम्पैक्ट फैक्टर। तो इम्पैक्ट फैक्टर कितना है सडन लोड के लिए, 2, तो 2 पुट कर देंगे यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा सिग्मा इम्पैक्ट जो हो जाएगा फॉर सडन लोड के लिए 2 टाइम्स ऑफ स्टैटिक स्ट्रेस के बराबर होता है। क्लियर है। चलिए अब आगे देखते हैं। अगला है बेंडिंग कपल। कपल के बारे में तो आप लोग सुने होंगे दोस्तों, कपल के बारे में आप लोग सुने होंगे ना। देखिए तो अगला क्या है हमारा, बेंडिंग कपल। चलिए दोस्तों आज यहीं पर रखते हैं, फिर आपको आगे इसके आगे आपको बताऊंगा। ठीक है, बहुत छोटा छोटा वीडियो रख रहा हूँ कि आप लोगों को भी देखने में सहूलियत हो। तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए दोस्तों। चलिए दोस्तों आज यहीं पर रखते हैं, धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।